हेलो, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो क्या रहेगी, किस टॉपिक के ऊपर रहेगी, आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा। तो ये वीडियो रहेगी वर्क वीज़ा प्रोसेस के ऊपर, ठीक है। और इस वीडियो में मेरा एक फ्रेंड है जो अभी तो नहीं, 3 मंथ हो गए उसको यहाँ पर आए हुए, न्यूजीलैंड में आए हुए, और वो आपको वर्क वीज़ा प्रोसेस के बारे में बताएगा। आपको यहाँ पर 10 लाख 20 लाख रुपए देने की ज़रूरत नहीं है। जो आप सब सोचते हो कि भाई न्यूजीलैंड में हम आएंगे, इतना पैसा देना पड़ेगा हमको, 15 लाख रुपए एजेंट मांगते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको 15 लाख रुपए दोगे जब यहाँ पर आ सकते हो। आपको ये ओनली 1 लाख 2 लाख रुपए में भी आ सकते हो। मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि आपका वर्क वीज़ा कॉस्ट इतना लगता है, जो इमिग्रेशन चार्जेस होती है ना उतना ही लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। जो आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, जो वर्क वीज़ा फ्रॉड करते हैं लोग, जो एजेंट होते हैं, वो बोलते हैं कि भाई हमको 15 लाख रुपए दो, 20 लाख रुपए दो, उसके बाद यहाँ पर आ पाओगे, ऐसा नहीं है। तो इस वीडियो में मैं तुमको लाइव दिखाऊंगा मेरे साथ। चलो अब तो स्टार्ट करते हैं। मैं तुमको बताता हूँ, ये अंशुल ठाकुर है जो मेरे साथ आए हुए हैं, और मैं इनसे पूछूंगा कि भाई आप यहाँ पर न्यूजीलैंड में, आपने सबसे पहले यहाँ पर जो लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ पर कि भाई हमारा 10 लाख रुपए दो, एजेंट बोलते हैं 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए दो, जब यहाँ पर सिलेक्शन होगा, उससे पहले सिलेक्शन नहीं हो सकता। आपने भी ये सारी खबरें सुनी होंगी, मगर ऐसा मैंने इनको बोला है, जो मेरे यूट्यूब ऑडियंस है उनको मैंने बता रखा है कि ऐसा कुछ नहीं है। इमिग्रेशन चार्ज और आपकी जहाँ पर वर्क वीज़ा चार्ज होते हैं, वो सारे मिला के आपके 2 लाख रुपए का खर्चा आता है यहाँ पर आने के लिए। ये बात सच है कि नहीं है, ये बता दो। हाँ, मैंने भी अपने, जब मैं आया था यहाँ पे, तो मैंने भी 42,000 अपना इमिग्रेशन फीस दिया था और 8,000 अपना मेडिकल, रेस्ट माय फ्लाइट टिकट। मेरा फ्लाइट टिकट था, वो था, बस यही है। अराउंड 2 लाख का टोटल खर्चा है आपका यहाँ आने का। बाकी आप एजेंट के थ्रू कभी कहीं मत जाइए, वो आपसे 20 लाख भी ले सकते हैं, 15 लाख भी ले सकते हैं, 10 लाख भी ले सकते हैं, पर इतना खर्चा नहीं है। अगर आपका थोड़ा बहुत जान पहचान है न्यूजीलैंड में किसी से, वो आपको स्पॉन्सर करेंगे, 1-2 लाख रुपया लगेगा आपका इंक्लूडिंग फ्लाइट टिकट, उसके अंडर आप आ सकते हैं न्यूजीलैंड आराम से। अच्छा, तो चलो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप न्यूजीलैंड में आए तो किस तरीके से आए न्यूजीलैंड में, मतलब यहाँ का प्रोसेस कैसे हुआ, और आपने कहाँ पर ऑनलाइन किया आपने, या आपको यहाँ पर फैमिली मेम्बर था, आपका कोई रिलेटिव था यहाँ पर जो जिसने आपको बुलाया, तो किस तरीके से न्यूजीलैंड में आए? क्योंकि ये वाला क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा आता है आजकल। बहुत ज़्यादा कमेंट में लोग बोलते हैं कि भाई हमें न्यूजीलैंड में बुलाओ और यहाँ पर हमारा फैमिली मेम्बर नहीं है, हम ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं। मैंने भी वीडियो में बताया कि भाई आप ऑनलाइन जाके अप्लाई करो, मगर बहुत लोग बोलते हैं कि भाई ऑनलाइन करते हैं हम अप्लाई, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, कंपनी हमको स्पॉन्सर नहीं देती, कंपनी हमको मतलब सेलेक्ट नहीं करती। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा आप किस तरीके से आए यहाँ पर, और कैसे आपने अप्लाई किया न्यूजीलैंड के लिए स्टार्ट से? मैंने भी, मेरा भी कोई जान पहचान का था यहाँ पे, उन्होंने बताया था कि आपके यहाँ पे वैकेंसी खाली है शिफ्ट मैनेजर के लिए बर्गर किंग में। तो मेरे पास इंडिया का 6 to 7 इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस था एज ए F&B सर्विस इन इंडिया। तो मैंने भी उसके थ्रू अप्लाई किया। उन्होंने मेरे को अपना वो स्पॉन्सर किया। फिर उन्होंने मेरे को बताया ये प्रोसेस है, आप अगर खुद से करेंगे तो आपका इतना खर्चा आएगा इसमें, अगर आप किसी एजेंट के थ्रू करेंगे तो उसमें आपका अराउंड 3 to 4 लाख भी आ सकता है। पर मैंने खुद से किया, कुछ टाइम लगा के, 1 मंथ लगा के मैंने खुद ही वो इमिग्रेशन का फॉर्म भरा। उसमें 42,000 आई थिंक फीस थी उसकी, $750 जो थी, और 8,000 मेरा मेडिकल का था, जो बस 50,000 मेरा टोटल खर्चा आया था उसमें इमिग्रेशन और मेडिकल का। आफ्टर दैट मेरा वीज़ा आ गया था। तो मतलब आपका इंक्लूडिंग फ्लाइट, अगर फ्लाइट भी उस टाइम जिस टाइम आया था, मैंने 2 मंथ बाद आया था यहाँ पे न्यूजीलैंड, तो मेरा फ्लाइट टिकट भी अराउंड 53,000 में हो गया था सिंगापुर एयरलाइंस का। तो मैं मतलब काफ़ी इजीली आ गया था न्यूजीलैंड। वैसे आप किसी एजेंट के थ्रू में आएंगे इस वीज़ा पे, तो आपसे इंडिया में 25 लाख भी चार्ज कर सकता है, कोई 20 लाख भी चार्ज कर रहा है। मतलब इतना आपको पैसा देने की, और इतना मत सोचिए आपकी यहाँ आके आपको 5 लाख सैलरी मिल जाएगी, 6 लाख मंथली। आप अराउंड इतना मान के चलिए, आपको 2 लाख तक आप मान के चलिए मंथली आपको सैलरी आराम से मिल जाएगी। 2.50 हो जाएगा मतलब डॉलर्स। रेस्ट इतना आपको इंडिया के हिसाब से, इससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, 2.50। अच्छा, चलो तो ये सारी बातें आपने बता दी कि यहाँ पर भाई इतना इतना पे रेट मिलता है, और इस तरीके से आप एजेंट के थ्रू मत फंसो, एजेंट ज़्यादा पैसा लेता है। मगर ये ऑडियंस को बताओ कि आप यहाँ पर मतलब आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था, ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई किया था, मतलब कौन सी वेबसाइट में गए थे, और कैसे कैसे आपको पता लगा कि आगे वैकेंसी अवेलेबल है? क्योंकि ना बहुत लोग बोलते हैं कि आप 6.com में जाओ, needed.com में जाओ, और न्यूजीलैंड के जो पर्सनल पोर्टल है उसमें जाओ तो वैकेंसी नहीं मिलती, क्योंकि बहुत लोग बोलते
बोलते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया में आप काम कर रहे हो या न्यूजीलैंड में आप हो, जब भी आपको वैकेंसी मिलती है, आप इंडिया में हो तो आपको जॉब नहीं मिलती। तो ये पूरी बताओ ऑडियंस को कि भाई किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई किया। मेरे भी किसी के रिलेटिव ने बताया था कि यहाँ पे वैकेंसी है, तो आपका एक्सपीरियंस उस हिसाब से है, 6 to 7 ईयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस है इंडिया का, 5 स्टार होटल का। तो उसी के थ्रू उन्होंने मेरे को बताया जैसे शिफ्ट मैनेजर है बर्गर किंग में, वैकेंसी है अभी, तो आप अप्लाई कर सकते हो। फिर मैंने उन्हीं के थ्रू उन्होंने मेरा इंटरव्यू वगैरह किया, मेरा पहले इंटरव्यू वगैरह हुआ। आपने ऑनलाइन वेबसाइट में गए थे कोई सी, मतलब कोई ऑनलाइन वेबसाइट हो जिसका कोई लिंक हो, कोई ऐसा कुछ है? उन्होंने वेबसाइट है वो उन्होंने मेरे को बताया था कि आपका पहले हम इंटरव्यू लेंगे, तो उन्होंने मेरा पहले इंटरव्यू लिया। आफ्टर दैट उन्होंने मेरा जब इंटरव्यू क्लियर हो गया तो उन्होंने मेरे को अपना उनकी तरफ से लिंक भेजा गया मेरी मेल पे कि इस लिंक के थ्रू आप अपने इमिग्रेशन में अप्लाई करिए। तो ये लिंक है, आपको ये भरना है, उसमें काफ़ी चीज़ें पूछे जाएंगी आपसे। तो मैंने उसी के थ्रू उन्होंने जो लिंक भेजा था उसमें मैं उस फॉर्म को भरता गया। उसमें आफ्टर लास्ट में आया कि आपको इतनी फीस पे करनी है, $750 न्यूजीलैंड। तो मैंने वो फीस पे की। फिर आफ्टर दैट मेरे को 10 to 15 डेज में मेरा वीज़ा आ गया था। फिर वीज़ा की भी कंडीशन थी, मेरा वीज़ा आ गया था फ़ेब में, बट मैं आया था 24 मई को लैंड हुआ था न्यूजीलैंड में, और वो मेरा वीज़ा आई थिंक जुलाई तक वैलिड था। तो यही कंडीशन थी मेन कि आपको मतलब जुलाई के एंड से पहले आपको एंटर करना है न्यूजीलैंड, और यही था मेन प्रोसेस, यही था। अच्छा, तो मैं आपको बताता चलो, यहाँ आने के बाद तो आपको बोला गया था कंपनी के थ्रू कि भाई आपका इतना इतना पे रेट देंगे कंपनी आपको, और आपको कंपनी रूम देगी, अकोमोडेशन देगी, क्या फैसिलिटीज देगी कंपनी के थ्रू? आपको पहले बताया था कि कंपनी आपको अकोमोडेशन देगी, या पहले आपको बताया था कि कंपनी इतना पे रेट देगी? वो पे रेट बिल्कुल बराबर मिल रहा है या कंपनी के थ्रू कोई ऊंच नीच हो चुकी है? नहीं, जो मेरे को कंपनी ने बताया था, जो मेरे वीजा में कंडीशन थी कि आपको 40 आवर्स करवाएंगे इन अ वीक और 2 डेज का आपका ऑफ होगा, सेम मेरे साथ वही है। 40 आवर्स वो जॉब दे रहे हैं टाइमली। मेरी वो जो आफ्टर 2 वीक मेरी सैलरी आती है। अकोमोडेशन उन्होंने बता रखा था कि आपको अकोमोडेशन अपना खुद से करना होगा। वो अपना अकोमोडेशन वो भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। यहाँ पे आपको वीकली 180 और $200 पे करना पड़ते हैं एज ए न्यूजीलैंड डॉलर। वीकली आपको रेंट पे करना होता है। तो वही जो उन्होंने बताया था उस हिसाब से तो बिल्कुल सही है। वही 40 आवर्स के बाद वो अगर करवाना चाहते हैं वो करवा लेते हैं, उसमें हमारा ही फायदा है उसमें। मगर 40 आवर्स के बाद जो आपको पेमेंट मिलती है, जैसे एक्स्ट्रा आवर्स, वो पेमेंट पूरी बराबर मिलती है? वो पूरी बराबर मिलती है। कंपनी वो कुछ नहीं करती, जो हमारा पंचिंग पंच आउट होगा उसी के हिसाब से हमें सैलरी आती है। कंपनी हमसे कोई हेरा फेरी नहीं करती, कुछ नहीं। जो उन्होंने हमारे वीजा में कंडीशन लिखी है सेम, और हमारे वीजा में कंडीशन ये भी है कि हम कहीं और काम नहीं कर सकते, आपको उसी कंपनी में काम करना है बस। ये पॉइंट तो है। मान लो आप न्यूजीलैंड में आते हो और आप सोच रहे होंगे कि आप न्यूजीलैंड में आने के बाद एक कंपनी में काम करो, उसके बाद आप मूव कर लो। मगर यहाँ पर क्या होता है, आपको वीज़ा दिया जाता है, उसमें कंडीशन लिखी रहती है, आपको जोन सी कंपनी दी गई है आप उसी कंपनी में ही काम कर सकते हो जब तक आपका वीज़ा क्लियर नहीं हुआ। तो मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा, वो क्या है मालूम है? वो ये है कि आप मेरे को बताओ कि ये सब लोगों के मन में डाउट है। वो डाउट क्या है कि वर्क वीज़ा का जो प्रोसेस होता है उसमें कितना टाइम लगता है, क्योंकि आप आए हो नहीं, आपको मालूम है कि भी कितना टाइम लगेगा, और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ेंगे, और आपको कितने टाइम पीरियड के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट, जैसे कि मान लो आपका मेडिकल हो गया, उसके बाद क्या डॉक्यूमेंट होगा। तो ये सारी प्रोसेस है, स्टार्ट से लेके एंड तक स्टेप बाय स्टेप आप बता दोगे तो ये बहुत सही रहेगा। वर्क वीजा का कोई इतना लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। आपका वीजा जो है वो 1 मंथ में भी आ जाएगा। आपको कंडीशन ये है, आपको अपने पूरे डॉक्यूमेंट, बैंक डिटेल होनी चाहिए, उसमें आपका शो होना चाहिए कि 5 लाख है आपके अकाउंट में। आफ्टर दैट आपका मेडिकल क्लियर होना चाहिए, जो आप किसी भी इमिग्रेशन हॉस्पिटल से करवा सकते हैं इंडिया में। वो है मेन प्रोसेस। रेस्ट आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स है, पुलिस वेरिफिकेशन है, वो आपका क्लियर होना चाहिए इंडिया से। 4-5 डॉक्यूमेंट अगर वो क्लियर है आपके, आफ्टर दैट आप अपना इमिग्रेशन का फॉर्म भरते रहिए, उसको प्रोसेसली मेल में। अगर आपको कुछ उसमें इमिग्रेशन के फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम होंगी तो जो आपको इमिग्रेशन वाले हैं वो आपको मेल पे रिप्लाई कर दें कि ये आपका जो ये आपने गलत भर रखा है फॉर्म, तो आप उसको सही करिए, और वैसे वैसे आप करते रहिए सही। और आपका 1 मंथ में मैक्सिमम टाइम, मेरा 1 मंथ में वीजा आ गया था, वर्क वीजा मेरा 1 मंथ में आ गया था। लोग तो बोलते हैं कि वीजा, हमारा वीजा लगा हुआ है, मगर अभी 3 मंथ हो गए, 4 मंथ हो गए, अभी तक आया नहीं है।
तो ऐसा मतलब लोग क्यों बोलते हैं कि भाई हमारा 3 मंथ हो गया, 4 मंथ हुआ या नहीं है, मगर आपका तो 1 मंथ के अंदर क्लियर हो गया। मेरा 1 मंथ के अंदर क्लियर हो गया था। आई डोंट नो कि क्या था प्रोसेस, मैंने जो बताया था उन्होंने मेरे को प्रोसेस, मैंने उस हिसाब से किया था अपना प्रोसेस। तो मेरा 1 मंथ के अंदर मैंने जो अपने आप फॉर्म भरा था, मैं किसी एजेंट के थ्रू नहीं, खुद ही ऑनलाइन खुद भरता रहा। कुछ फ्रेंड से अपने हेल्प ली, जो मेरे फ्रेंड थे, कोई न्यूजीलैंड में भी था, कोई गया हुआ था बाहर, उनसे भी हेल्प ली। एजेंट के थ्रू मैंने पता किया था दिल्ली में, तो 3-4 लाख रुपए मांग रहे थे उसी प्रोसेस का। तो मैंने खुद ही भरा। वो इतना डिफिकल्ट नहीं है, वो फर्स्ट टाइम बंदा कोई ट्राई करेगा कोई भी, तो उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, पर अगर कुछ टाइम आप देंगे उस फॉर्म में तो आप इमिग्रेशन का ईजिली अपने आप भरिए। और अपना ज़्यादा कुछ है नहीं जो आप 3-4 लाख रुपए एजेंट को देंगे। आई डोंट नो 3-4 लाख से भी ऊपर वो मांग सकते हैं आपसे पैसा, वो ऐसा क्लियर नहीं है। वो आपको स्टार्टिंग में बोलेंगे 3 to 4 लाख आपकी फीस है इतनी, आफ्टर दैट वो धीरे धीरे स्लो प्रोसेस होगा, आपसे कुछ और पैसा भी मांग सकते हैं। तो अगर आप खुद भी ट्राई करेंगे उसमें तो आपका ईजिली हो जाएगा, वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है वो, बट यही है नेक्स्ट प्रोसेस। और जो आपको न्यूजीलैंड में आके वो है, आपको सैलरी भी इतना मत किसी के कहने पे जाइए कि आपको 5 लाख रुपया मिल जाएगा इंडिया के हिसाब से, 6 लाख मिल जाएगा। आप 25-30 लाख रुपए लगा रहे हो घर से, और वो 5-6 लाख, इतना नहीं है। 2 लाख इंडियन करेंसी या 2.5 लाख, इतना आपका लास्ट है बस। इस अराउंड पे मिल जाएगा, इस अराउंड पे आपको मिल जाएगा। और शिफ्ट आवर्स भी यहाँ पे बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपको कंपनी ने बोल रखा है 8 आवर्स, तो 8 आवर्स, अगर आपसे 8 आवर्स के बाद भी शिफ्ट करवा रहे हैं तो आपको वो उसका पैसा पे करेंगे। अगर आप 1 मिनट भी काम करेंगे यहाँ पे तो आपको उसका पैसा मिलेगा यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि इंडिया की तरह है कि आपसे 12 घंटे की शिफ्ट करवा ली, पैसा आपको उतना ही मिलेगा। ये सबसे अच्छा सिस्टम है। और यहाँ आफ्टर 2 वीक आपकी हर किसी की सैलरी आती है, हर 2 वीक्स में आती है। अब आपको रूम रेंट है वो वीकली आपको यहाँ पे करने हैं, वीकली पे करने हैं। तो ये तो सारी बातें कर ली हमने, वर्क वीजा का प्रोसेस क्या था और आप किस तरीके से आए, ऑनलाइन आपने प्रोसेस किया, और यहाँ से आपका कोई फ्रेंड सर्कल या आपका कोई रिलेटिव था जिसने आपको बताया कि वैकेंसी खाली थी, मगर आपने जो भी प्रोसेस किया वो खुद से किया है, ऑनलाइन किया है, और किसी एजेंट को पैसा नहीं दिया। नहीं मैंने तो हाँ, तो यही मैं बोलना चाहूँगा कि मैंने इससे बहुत वीडियो में बताया कि भाई आप एजेंट के थ्रू जाते हो और आप एजेंट को पैसा देते हो, उससे अच्छा ये है कि आप इंडिया में ही एक अपनी जॉब करो, जॉब करने के बाद एक्सपीरियंस बढ़ाओ। जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा 4 या 5 ईयर, उसके बाद आप जॉब अप्लाई करोगे तो आपका इजी प्रोसेस हो जाएगा जॉब मिलने के लिए। मान लो आप 12th पास आउट हो, उसके बाद आप सोच रहे हो कि भाई सीधा का सीधा जॉब अप्लाई कर दे, और कंपनी आपको बोलेगी कि भाई जॉब सेलेक्ट कर ली, मगर कंपनी आपको सेलेक्ट नहीं करेगी। वो क्यों करेगी सिलेक्ट? आपको सेलेक्ट तो करेगी नहीं, इसलिए नहीं करेगी कि भाई आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। मेन है एक्सपीरियंस। जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं बढ़ाओगे अपना काम का, और जॉब भी आपको किस लाइन में लेनी है वो आप अभी से डिसाइड कर लो। ऐसे नहीं कि आपने अपनी लाइन कोई और सी सिलेक्ट करी है और आप यहाँ पर कैटेगरी कोई और सी डाल रहे हो जॉब के लिए। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये है कि स्किल्ड माइग्रेंट जॉब अवेलेबल है। आपको स्किल्ड माइग्रेंट जॉब आती है, मगर उसकी कैटेगरी क्या है? मान लो आप एज अ सेफ, एज अ सर्विस में, प्लम्बर में, मैकेनिक में, एज अ नर्स में, ये आपको जॉब है, आपकी फील्ड है, तो यहाँ पर चांसेस ज़्यादा है आपके सिलेक्शन के, जॉब मिलने के। ठीक है। अब एक और बिल्कुल एक डाउट था मेरे मन में, जो बहुत लोग मेरे को बोल रहे थे कि भाई ये हमको डाउट क्लियर करो, और ये आजकल चल रहा है। वो क्या चल रहा है कि हम इंडिया से आते हैं यहाँ पर न्यूजीलैंड में, तो जो ये बीच में ये हो जाता है, जो वापस डिपोर्ट करते हैं जो फ्लाइट से, वो इमिग्रेशन वाले करते हैं, और क्या क्वेश्चन पूछते हैं, और उनका मतलब वो बहुत डाउट है ये सबके मन में कि भाई वो क्यों करते हैं ऐसा। आजकल तो जैसे पहले बताया था कि विजिटर वीजा वालों से कर रहे हैं, मगर आजकल क्या है, वर्क वीजा वालों से भी क्वेश्चन करते हैं। हाँ। मगर वर्क वीजा वालों के पास तो वीजा भी है, अवेलेबल है, सब कुछ है, मगर फिर भी वो क्वेश्चनिंग करते हैं, रिटर्न करते हैं। तो उसके पीछे क्या है? तुम्हारे साथ भी कोई क्वेश्चन वगैरह हुआ था जब मैं जिस टाइम आया था? एक्चुअली क्राइस्ट चर्च में तो इतना नहीं हुआ था। उन्होंने मेरा जो इमिग्रेशन वाले थे, उन्होंने मेरा वर्क वीजा देखा था और मेरे से ये क्वेश्चन किए थे उन्होंने कि आप कहाँ जा रहे हो, कौन सी कंपनी में जा रहे हैं, कि आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। आप जिस वर्क वीजा पे जा रहे हो और जिस कंपनी ने आपको हायर किया है उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। चाहे इंडिया में इमिग्रेशन आपसे क्वेश्चन कर रही है, चाहे आपसे न्यूजीलैंड। रेस्ट अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है कि आप किस वीजा पे आप आ तो गए हो न्यूजीलैंड में, आप एयरपोर्ट पे वहाँ इमिग्रेशन के क्वेश्चन कर लिया आपसे कि आप कौन से वीजा पे आए हो, किस कंपनी में जा रहे हैं। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो आपको वो डिपोर्ट भी कर सकते हैं वहाँ से। तो आप जब भी कभी आ रहे हो तो पहले अपने उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए आपको कि किस वीज़ा पे आ रहे हो, कौन सी कंपनी में जा रहे हो, कौन सी पोजीशन पे जा रहे हो। तो आपको अपनी कंपनी का पूरा नॉलेज होना चाहिए।
और अभी जो डिपोर्ट हो रहे हैं मैक्सिमम वो वर्क वीजा वाले भी हो रहे हैं, इंडिया से नहीं आने दे रहे हैं, किसी को सिंगापुर से डिपोर्ट कर दे रहे हैं, किसी को न्यूजीलैंड से भी। मैक्सिमम ये हो रहा है ऑकलैंड में। क्राइस्ट चर्च में इतना नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पे इतने लोग इंडियंस आ चुके हैं, बाहर से इतने लोग आ चुके हैं कि अभी यहाँ पे अब इन्होंने एंटर बंद कर दिया है यहाँ पे न्यूजीलैंड में। अभी मैक्सिमम इन्होंने अब कुछ टाइम हम जिस टाइम हम लोग आए थे, मैं मई में आया था तो इतना टफ नहीं था उस टाइम। अब जो है जून आफ्टर जुलाई के बाद थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है यहाँ पे, क्योंकि इमिग्रेशन वाले आपसे काफी सवाल जवाब कर रहे हैं। तो आप अगर उसका सवाल जवाब का आंसर नहीं दे पाए तो आपके लिए फिर डिफिकल्टी है वो डाउट है। वो डाउट क्या है कि मैं YouTube में बहुत लोगों की वीडियो देखता हूँ, उनमें सब बोलते हैं कि भाई विजिटर वीजा आप यहाँ पर आओ, टूरिस्ट वीजा में यहाँ पर आओ, आने के बाद आप काम करो, जॉब करो, आपको यहाँ पर जॉब मिलेगी, काम करो, महीने के तुम 2 लाख 3 लाख रुपए कमा सकते हो, जॉब कर सकते हो। और बहुत लोग आ रहे हैं यहाँ पर। और इससे पहले एक खबर आई थी कि भाई 20-30 लोग विजिटर वीजा में आए थे यहाँ पर, और उनका आपको पता ही है रूम पे कैसे कैसे रख रहे थे वो। तो ये सारी चीजें आपको लगती है कि भाई यहाँ पर आप भी आए हो, आपको इतना टाइम हो गया यहाँ पर आए हुए, अभी 3-4 मंथ हुए हैं, मगर पता चल जाता है यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट पता चल जाती है कि विजिटर वीजा वालों को काम मिल रहा है, जॉब मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही। तो ये डाउट भी ना क्लियर कर दो एक बार कि भाई पता चल जाए कि काम मिलता है या काम नहीं मिलता है, खाली अफवाह है जो बोलते हैं। मैं विजिटर वीजा का बता देना चाहता हूँ। विजिटर वीजा ऐसा है, आपको एजेंट जो इंडिया में आपको बेवकूफ बनाते हैं कि आपको वहां पे जाके जॉब कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप विजिटर वीजा पे आ रहे हो, आप सिर्फ घूम फिर सकते हो, आप कहीं भी जॉब नहीं कर सकते हो। अगर आप जॉब करेंगे तो आपके ऊपर कुछ भी यहाँ पे अरेस्ट हो सकते हो, आप कुछ भी डिपोर्ट भी हो सकते हो। विजिटर वीजा पे एजेंट आपको बेवकूफ बनाते हैं, वो आपसे पैसा ले लेते हैं कितना 10-15 लाख रुपए, और बोलते हैं कि आप वहां जाके 2 लाख इतना कमा सकते हो। ये बिल्कुल गलत है। आप विजिटर वीजा पे कोई जॉब नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो, सिर्फ आप घूमना फिरना कर सकते हो। उसमें यही है। अब जैसे मैं वर्क वीजा पे आया हूँ, मैं 2 इयर्स वर्क वीजा पे आया हूँ, जिस कंपनी में आया हूँ मैं उसी कंपनी में काम कर सकता हूँ, और जितना उस कंपनी ने डिसाइड कर रखा है मेरा वीकली 40 आवर्स में काम कर सकता हूँ। इसी ऊपर मैं किसी और जगह काम कर नहीं सकता। अगर मैं कहीं और काम करूंगा तो वो मेरे को कोई भी, या तो मैं डिपोर्ट हो सकता हूँ यहाँ से, या तो मेरे ऊपर केस भी चल सकता है यहाँ पे। तो मैं कोई भी काम नहीं कर सकता। ये आपको गलत अफवाह दी गई है कि आप विजिटर वीजा पे आइए 6 मंथ के लिए, आप इतना टाइम काम करिए और ये वो, और वीजा ये गलत अफवाह है इंडिया में जो आपको बताया जा रहा है। चलो तो फिर आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और आपने अभी अंशुल ठाकुर के अपनी मुंह जबानी सारी की सारी बातें सुन ली होंगी, और इन्होंने सारी की सारी टॉपिक क्लियर करे। यहाँ पर आपका प्रोसेस क्या है वर्क वीज़ा का, आप विजिटर वीज़ा में आ सकते हो नहीं आ सकते, पे रेट कितना है यहाँ पर, और यहाँ की सिचुएशन क्या चल रही है जॉब को लेके, और इमिग्रेशन रिपोर्ट क्यों कर रहा है। आपने सारी की सारी बातें सुनी, और आपके मन में कोई डाउट होगा, आपको कोई बात क्लियर करनी होगी, तो आप मेरे को ना इंस्टाग्राम आईडी में जाकर डीएम कर सकते हो। मैं वहां पर आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। और जब तक के लिए आप ऐसी मेरी वीडियो देखते रहना, और मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देता रहूंगा, अपने ब्लॉग्स भी डालता रहूंगा। और आपने इससे पहले मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हो। वो वाली वीडियो कहाँ आ रही है मालूम है, वो वीडियो देखो यहाँ पर मेंशन हो रही है, आप वो वाली वीडियो जाकर देखो। तो चलो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।